हेलो फ्रेंड्स सैमसंग M30s। तो ये जो है ये M30s मॉडल है और M30s में कुछ मतलब दो प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा आती हैं, जिसमें से एक फ़ोन चलते चलते रीस्टार्ट हो जाना या कंटिन्यू रीस्टार्ट होते रहना या फिर फ़ोन का बंद पड़ जाना, डेड हो जाना। तो इस फ़ोन में जो आईसी होती है वो डबल डेकर आईसी होती है, यानी कि सीपीयू के ऊपर रैम लगी होती है। और आप इस मॉडल को यानी कि इस फ़ोन को कितना भी संभाल के चलाएं, इसमें ये बीमारी आज या कल आएगी ही आएगी। तो इसको रिपेयर करने के लिए इसकी सीपीयू और रैम को उतार के दोबारा लगाना पड़ता है। अगर आप मोबाइल रिपेयर करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में हम बिल्कुल डिटेल में आपको बताएंगे कि इस फ़ोन की आईसी को कैसे उतारा जाए, कितने टेम्परेचर पर उतारा जाए और किस तरह से रिमूव करके लगाया जाए। सीपीयू लगाने के बाद सीपीयू ठीक से लगी है या नहीं लगी, एम्पियर मीटर पर यानी कि पावर सप्लाई पर हम चेक करेंगे कि सीपीयू ठीक से लगी है कि नहीं लगी है रैम को लगाने से पहले। तो ये एक एक चीज़ हम आपको इस वीडियो में डिटेल में बताएंगे। और आईसी को रिवॉल्व करते टाइम हमें क्या ध्यान रखना है और किस तरीके से इसके आईसी को रिवॉल्व करना है, जो कि एक ही बार में आपका फ़ोन आईसी रिवॉल्व करने के बाद ऑन हो जाए। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इस फ़ोन को एक बार फ़िलहाल ये फ़ोन हमारे पास डेड आया है, बंद है, और हम मशीन पर चेक करेंगे कि दिक्कत किस में है, सीपीयू में है कि रैम में है। लेकिन जिसमें भी है दोनों में से, अगर सीपीयू में है तो भी हमें दोनों ही आईसियाँ उतारनी, अगर रैम में है दिक्कत तो भी हमें दोनों ही आईसियाँ उतारनी पड़ेंगी। क्योंकि रैम में अगर प्रॉब्लम है तो भी हम जब रैम को उतारेंगे हीट मार के तो हीट सीपीयू पे भी जाएगी, तो सीपीयू के नीचे की जो बॉल्स हैं वो मेल्ट हो जाते हैं। तो इस वजह से हमें सीपीयू को भी उतार कर लगाना पड़ता है। तो फ्रेंड चलिए आपको चेक कराते हैं एक बार हम। तो फ़ोन हमने खोल रखा है, तो इसको अब हम लगाएंगे सीधा पावर सप्लाई पर चेक करेंगे हम इसको। तो ये हमारे पास इसकी बूट केबल है, ये हमने इसको कनेक्ट कर दिया। देख रहे हैं आप इसमें कोई नीचे रीडिंग नहीं आ रही, मतलब फ़ोन में कोई शॉर्टिंग नहीं है। अब इसका हम ऑन स्विच प्रेस करेंगे और ध्यान देंगे एम्पियर मीटर पर। तो फ्रेंड्स हमने जैसे ही ऑन स्विच दबाया ये 142 यानी कि 140 के आसपास आके जो है स्टक हो गया है। देखिए अगर बटन को प्रेस करके रखेंगे तो दोबारा ये जो है बूटिंग लेता है, लेकिन जैसे ही हमने प्रेस दबाया, ऑन बटन को प्रेस किया, ये 140 या 150 पर आकर स्टक हो जाएगा। तो इस रीडिंग का मतलब ये है कि इस समय इस फ़ोन में सीपीयू बिल्कुल ओके लगी हुई है, लेकिन सीपीयू के ऊपर जो रैम होती है वो अभी उसने जो है उसकी ड्राई सोल्डिंग हो गई है, या ड्राई वेल्डिंग जिसे हम कहते हैं, ड्राई सोल्डिंग होना, यानी कि उसने अपने जो टाँका है वो सीपीयू के ऊपर से छोड़ दिया है। तो इस रीडिंग का मतलब ये है। तो फ्रेंड्स, और जब हम इसकी सीपीयू को रिवॉल्व करके लगाएंगे तो भी हम एक बार इसकी रीडिंग चेक करेंगे, फिर हमें पता चलेगा कि कितना रीडिंग दिखाने का मतलब सीपीयू ठीक से लगी हुई है। तो चलिए फ्रेंड्स अब इसकी सीपीयू और उसको रैम को उतारते हैं। चलने दे अभी थोड़ा सा, कोई फ्रेश फ़ोन है। बस कर दो स्टॉप। तो शुरू करते हैं इस फ़ोन को ठीक करना। सबसे पहले सीपीयू के चारों तरफ लगी हुई जाली को हम उतार देंगे। आप चाहें तो पूरी जाली उतार सकते हैं, मैंने भी पूरी ही उतारी है। नहीं तो आप सीपीयू के जो काम करने के लिए जितने एरिया में जाली लगी हुई है सिर्फ उसको भी काट के हटा सकते हैं। लेकिन जो थोड़ा सेफ़ रहेगा वो ये रहेगा कि काटने से अच्छा सेफ़ जो है वो मशीन से आईसी जाली को उतार लेना सही रहेगा। ठीक है, उसके बाद सीपीयू आईसी के चारों तरफ लगी हुई ग्लू को काटना है। ग्लू को काटने के लिए हमने मशीन का टेम्परेचर रखना है 280 पर, और चारों तरफ की ग्लू काटने के बाद अब आ रही है रैम को उतारने की। तो यहाँ दो कैपेसिटर को हम उतार के हटा रहे हैं, साइड में लगा दिए, ताकि हम यहाँ से आईसी को उतारने के लिए जो पत्ती है उसको नीचे डाल सकें। तो फ्रेंड्स आईसी के इस कॉर्नर से ही हम हमेशा रैम को उतारते हैं, जिस कॉर्नर पर आप अभी आप देख रहे हैं। उस साइड का जो एरिया वो ग्राउंड का होता है, अगर वो 19-20 डैमेज भी हो जाए तो उससे
आईसी में कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि सारा एरिया ग्राउंड का है, कोई खांचा ख़राब भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं आती। रैम को उतारने के लिए जो टेम्परेचर रखा वो हमने 350 से 60 पर रखा था, और सीपीयू को उतारने के लिए भी टेम्परेचर सेम 350 और 60 पर आप रख सकते हैं। 350 रख दें चाहे 60 रख दें, कोई दिक्कत नहीं। एयर का फ्लो 3 पर रखना है आपने, और चारों तरफ से आईसी को अच्छे से गर्म करना है लगभग 1 मिनट तक। फिर उसके बाद आपको आईसी उतारनी शुरू करनी है। आईसी उतारते टाइम जहाँ से पत्ती डाली है हमारा फोकस वहाँ रहता है, लेकिन वहाँ फोकस रहता है और पूरी आईसी ठीक से हीट नहीं हो पाती है, और हम आईसी को उतार देते हैं तो उसकी वजह से मदरबोर्ड के प्रिंट भी उखड़ जाते हैं, कई बार आईसी के प्रिंट भी उखड़ जाते हैं। तो ऐसा हो गया तो काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, या हो सकता है आपसे ठीक भी ना हो फ़ोन, ठीक है। तो पूरी आईसी को, मतलब आपका नज़र जो है काम हो रहा है एक जगह पर आईसी को उतारने के लिए, और नज़र जो है पूरी आईसी पर होनी चाहिए कि हमारी पूरी आईसी चारों तरफ से बराबर हीट हो रही है। हीट करने के लिए मैंने बताया था कि टेम्परेचर 360 होना चाहिए, 350 भी रख लो कोई दिक्कत नहीं है। फ़र्क इतना है कि थोड़ा एक्स्ट्रा देर तक हीट करना पड़ेगा। इतने हीट पर आईसी ख़राब नहीं होगी, बस ध्यान ये रखना है कि आईसी को उतारते टाइम चारों तरफ से आईसी गर्म हो ठीक से। और आईसी अगर एक तरफ से गर्म हो गई, एक तरफ से उतनी गर्म नहीं है, आईसी उतारेंगे तो आईसी बैंड होगी, और जिसकी वजह से आईसी ख़राब हो सकती है, ठीक है। तो इस फ़ोन की आईसी इतनी नाजुक नहीं है, मतलब इतनी आसानी से ख़राब नहीं होती है वैसे। उसके बाद हमने जो पुरानी जो सिलिकॉन पेस्ट लगी हुई थी आईसी के नीचे, जो पेस्ट पड़ी हुई थी, उसको साफ़ कर दिया, सभी प्रिंट को अच्छे से क्लियर कर दिया। 2 कैपेसिटर छूट गए थे, हट गए थे आईसी उतारते हुए, उन दोनों कैपेसिटर को हमने ठीक से लगा दिया है। और आईसी उतारने के बाद आपने देखा कि कुछ ग्राउंड का एरिया स्क्रैच हो गया है, जो पैड्स हैं जितने भी, तो उनको कवर करना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कि आपने आईसी रिवॉल्व करके सीधा इस पर लगा दी है। जहाँ अभी आप जो देख रहे हैं कि आईसी के पैड्स ग्राउंड एरिया जो है छिला हुआ है, वो कई बार आईसी उतारते समय भी छिला हुआ मिलता है, या कई बार डिसोल्डर करने के टाइम पर छिल जाता है, तो उसको आपने ज़रूर कवर करना है। सभी पैड्स को ध्यान से देखकर, इतना आपको खुद देखना पड़ेगा माइक्रोस्कोप में कि अच्छे से क्लियर हो गया है कि नहीं, सभी पैड बराबर। और सिलिकॉन पेस्ट जो आईसी के नीचे लगी हुई थी वो सभी अच्छे से साफ़ हो जानी चाहिए। और डिसोल्डर वायर से सभी पैड को बराबर साफ़ करना है। ये नहीं कि किसी पैड पर सोल्डर लगा हुआ छूट गया है, किसी से साफ़ हो गया, नहीं, सभी का कम्प्लीटली अच्छे तरीके से सोल्डर साफ़ होना चाहिए। तो अच्छे से साफ़ करने के बाद, कंप्लीट काम करने के बाद, जो फ्लक्स पेस्ट हम यूज़ कर रहे थे उसको ग्लू रिमूवर से बहुत अच्छे से साफ़ करना है, तभी जाकर जो मास्किंग ग्लू है वो अच्छे से चिपक पाएगी। और कई बार मैंने ये भी देखा है कि मास्किंग ग्लू यूज़ करते टाइम उस पर जो है काफ़ी मोटी परत चढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से आईसी बैठ नहीं पाती नीचे, सभी पैड नीचे नहीं बैठ पाते हैं। तो जो आईसी की जो लेयर है वो काफ़ी थिन लेयर आपने चढ़ानी है, काफ़ी पतली लेयर आपने चढ़ानी है। ये नहीं कि मोटी मोटी आपने जो है ये मास्किंग ग्लू लगा दी है सभी पॉइंट्स को। कई बार क्या होता है कि इतने सारे पैड्स में, ये तो चलो बीच में से छिल गई है, कई बार हमने देखा है इस फ़ोन में, या M50, M30, M20, M30s, M50s, बहुत से मॉडल हैं जिसमें सेम आईसी लगी हुई है, सेम दिक्कत आती है। तो कई बार क्या होता है, आसपास में काफ़ी सारा ग्राउंड होता है, ग्राउंड ये तो बीच बीच में से छिला है, तो आसपास से भी छिल जाता है कई बार। और कुछ ऐसे बहुत से प्रिंट हैं जो 2 आपस में एक ही हैं, उनका भी जो है कई बार ये छिल जाता है। तो बड़ी ध्यान से बारीकी से आपने पूरे सभी पैड्स को देखना है, और तभी उसको सबको मास्किंग ग्लू से कवर करके उसको यूवी लाइट से सुखा देना है। तो हमने वो काम, अपना बोर्ड कम्प्लीटली कर दिया, वो मास्किंग ग्लू लगा के कंप्लीट कर दिया, उसको रख दिया हमने। अब यूवी लाइट के नीचे जितना मर्ज़ी देर रखें कोई दिक्कत नहीं है, वैसे कम से कम उसको 1 मिनट तो रखना चाहिए। और उसके अलावा जब तक आप सीपीयू साफ़ कर रहे हैं तब तक उसको रखा रहने दें, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद सीपीयू के ऊपर लगी पुरानी पेस्ट और इसको सिलिकॉन पेस्ट को हटाने के लिए आपने मशीन का टेम्परेचर वही रखना है 370 पर, और एयर फ्लो कितना भी रख सकते हैं। 370 पर रखने के बाद आईसी को धीरे धीरे गर्म करना है, और जिस पत्ती से आईसी को उतारता है उसी पत्ती से उस पुराने बॉल्स को और सिलिकॉन पेस्ट को धीरे धीरे हल्के हल्के हाथ से हटाना है। जब जैसे ही आईसी हीट हो जाएगी पूरी, क्योंकि एकदम से हमने हीट नहीं करना क्योंकि आईसी उतर चुकी है, अब ज़्यादा गर्म होगी, ख़राब हो सकती है। तो हीट टेम्परेचर एक तो हमने 270 रखना है, उससे ऊपर ना बढ़ाएं। उसके बाद एयर फ्लो तो जितना मर्जी रख लो, 1 पे रख लो, 2 पे रख लो। उसके बाद जो पत्ती है उससे धीरे धीरे हमने उतारना है, और जब आईसी पूरी गर्म होएगी तो वो इजीली सारा उतरना लग जाएगा। ध्यान रखना है कि आईसी स्क्रैच ना हो, धीरे धीरे हल्के हाथ से, जैसे अभी आप वीडियो में देखते हैं वैसे करना है। उसके बाद लास्ट पीछे, आगे से साफ़ हो गई है, बारी है पीछे साफ़ करने की।
पीछे हमें 2 सी दिखाई दे रहे हैं, एक बड़ा सी होता है, एक छोटा सी होता है। तो जो बड़ा सी है उसको ध्यान नहीं देना, वो सारे ग्राउंड प्रिंट हैं, उसमें ठीक से बॉल बने या ना बने या छूट जाए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो अभी आप देख रहे हैं जिस पर हम पेस्ट लगा रही हैं छोटा सी है, इसका बड़े अच्छे से क्लीन होना बहुत ज़रूरी है। जितना अच्छे से इसको हम क्लीन करेंगे उतनी ही अच्छी इसमें रिबॉलिंग होगी इस आईसी में। तो इसको हमने मोटा मोटा तो आयरन से साफ़ कर दिया, जो मोटा मोटा सोल्डर था वो सारा आयरन से निकाल दिया है। अब बारीकी से साफ़ करने के लिए हम यूज़ कर रहे हैं माइक्रो आयरन का। और आप देख रहे हैं माइक्रो आयरन को साफ़ करने के बाद उसमें हमने थोड़ा सोल्डर लिया है। उसके बाद अब हम माइक्रो आयरन को एक एक होल में बारी बारी एक एक होल में टच करते हुए जा रहे हैं। इससे क्या है कि माइक्रो आयरन पे जो सोल्डर लगा हुआ है वो सोल्डर इन होल्स में से, जितने भी ये सिलेंडर वाले होल्स हैं, इनमें से सोल्डर को खींचता हुआ जा रहा है। इस तरीके से सभी होल से सोल्डर बराबर साफ़ होता है। ये नहीं कि किसी में मोटा अच्छे साफ़ हो गया और किसी में बॉल अभी भी बची हुई है। तो उसको क्या है, अगर ऐसा रहेगा तो रिवॉल्व करने के टाइम पर कोई बॉल मोटी बनेगी कोई छोटी बनेगी, तो उस समय दिक्कत हो सकती है रैम लगाने पर। तो सभी बॉल्स पे हमने बारी बारी एक एक होल को डिसोल्डर जो माइक्रो आयरन है उसको एक एक होल पर हम टच करते हुए जा रहे हैं। जिस भी होल में बॉल बड़ी है वो सब सोल्डर ज़्यादा पड़ा हुआ है, वो आयरन खींचता हुआ आगे बढ़ता रहेगा। जैसे कि आप देख रहे हैं वीडियो में सभी होल पर हम बारी बारी लगा रहे हैं। देखिए ये मोटा सोल्डर था, इसने खींच लिया, ठीक है। तो सभी पॉइंट्स पर, और अगर इन होल्स में जो सिलिकॉन ग्लू हमने साफ़ की थी मदरबोर्ड से और आईसी के बैक साइड से वो काफ़ी लगा हुआ है, तो आपने इसको ब्रश से हथेली पर रखकर बार बार पेट्रोल डाल के साफ़ करना है, बार बार पेट्रोल डाल के साफ़ करना है। ग्लू रिमूवर जो है सभी होल से के अंदर से सिलिकॉन जो पेस्ट भरी हुई है वो साफ़ होना ज़रूरी है। फ्रेंड्स, लास्ट में सीपीयू के ऊपर एक लेयर चढ़ी होती है सिलिकॉन ग्लू की, उसको तो साफ़ करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जब अगर हम इसको साफ़ नहीं करेंगे, जिस चीज़ को अभी हम साफ़ कर रहे हैं, अगर इसको हम साफ़ नहीं करेंगे तो ये आईसी लगाने के टाइम पर हीट होने की वजह से फूलेगी और आईसी को बैठने नहीं देगी। रैम आईसी को सीपीयू के ऊपर ठीक से बैठने नहीं देगी। तो इसलिए सिलिकॉन ग्लू को अच्छे से साफ़ कर लेना ब्लेड की हेल्प से। और जब इसको हम ग्लू रिमूवर से साफ़ करते हैं तो सॉफ्ट हो जाती है, तो ईज़िली हट भी जाती है। तो अब हम हाथ से पकड़ के ब्रश लेकर मेज़ इस छोटे वाले सी को अच्छे से साफ़ करने की कोशिश कर रहे हैं। इसको साफ़ करने से मतलब, मेरा मतलब है कि एक तरह से इसको धोना है हमें, मतलब लिक्विड एक्स्ट्रा यूज़ करना है ग्लू रिमूवर इस रबड़ सील को हटाने के, या रबड़ पेस्ट को हटाने के लिए, या सिलिकॉन पेस्ट कुछ भी कहो इसको, सिलिकॉन पेस्ट को हटाने के लिए मार्केट में सॉल्यूशन भी मिलता है। और 400-450 रुपये की 100 ml की एक शीशी आती है, उससे थोड़ा ईजिली साफ़ हो जाता है। और जो ग्लू रिमूवर हम यूज़ कर रहे हैं उससे थोड़ा टाइम लगता है। पीछे काम हो गया। अब सीपीयू के उतारने के टाइम हर सीपीयू में क्या होगा कि पैड्स काले पड़ जाते हैं कुछ, तो उन पैड्स पर रिवॉल्व करते टाइम बॉल चिपकती नहीं है। तो एक स्टील की ब्रश आती है मार्केट में 150 रुपये की, उससे हल्के हाथ से आप साफ़ करेंगे तो वो जो भी कार्बन है वो साफ़ कर देता है। और लास्ट में टिश्यू पेपर से रगड़ रगड़ के साफ़ करेंगे तो एकदम शाइनी और बढ़िया से सारे पॉइंट साफ़ हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैं बताया था, छोटे सी पर हमने फोकस करना है, बड़े सी पर फोकस नहीं करना है। छोटे सी को बहुत अच्छे से साफ़ करना है, ध्यान से देखना है सारा, कोई कचरा वचरा तो नहीं है आखिर साफ़ करने के लिए, ठीक है। तो इसको अच्छे से हमने आईसी को धो लिया, सभी बॉल्स को अच्छे से साफ़ कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, जो आईसी रिवॉल्व करने वाली पेस्ट है उसको हम किसी पत्ती या किसी टूल्स की हेल्प से नहीं लगाएंगे, उसको हम फिंगर में लेकर तो आईसी के इन होल्स में भरेंगे। जो सिलेंडर्स आप देख रहे हैं इन पर हम भरेंगे, सभी में एक्स्ट्रा पेस्ट लेकर सब में भरेंगे। और फिर उसके बाद फिंगर की हेल्प से रब करके, मतलब उसको दबा दबा के घिस घिस के अच्छे से सभी होल्स को भरेंगे। ख़ास तौर पे आपने छोटे सी का ध्यान रखना है। बड़े सी में, बार बार बता रहा हूँ मैं, बड़े सी में सारे बॉल्स एक एक ग्राउंड है, सबको मैंने मीटर से चेक किया हुआ है, सारी बॉल्स ग्राउंड है। तो उसमें बॉल छोटी बने मोटी बने उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। छोटा जो सी दिख रहा है उसमें सभी बॉल बराबर बननी चाहिए। और जो खास ध्यान चीज़ जो रखनी है आपने वो ये कि आईसी को रिवॉल्व करने वाली पेस्ट से भरने के बाद टिश्यू पेपर या पेपर से बहुत अच्छे से साफ़ करना है, अच्छे से साफ़ करना है। इस अच्छे से साफ़ करने से क्या होगा कि सभी सिलेंडर में बराबर पेस्ट भरेगी, जिसमें एक्स्ट्रा होगी वो साफ़ होकर बाहर आ जाएगी। क्योंकि यहाँ पर होल बने हुए हैं तो हमारा पेपर या फिर कपड़ा पूरे सोल्डर को साफ़ नहीं कर पाएगा। तो इसमें डरने की बात नहीं है कि हमारा जो है साफ़ हो जाएगा सोल्डर, नहीं। होल के अंदर सिलेंडर में जितना ज़रूरी है उतना ही भरा रहेगा। और अच्छे साफ़ करने की वजह से सभी में एक ही मात्रा में
सभी में सोल्डर भरेगा, जिससे कि सभी बॉल बराबर बनेंगे। तो जैसे कि आप देख रहे हैं वीडियो में साफ दिख रहा है कि सभी छोटे सी में जितने भी होल्स हैं सब में बहुत बढ़िया तरीके से सोल्डर भर गया है। अब हम हीट करके रिवॉल्व करेंगे। हीट करने के लिए एयर रखेंगे 1 पर एयर रखेंगे, और जो बॉल को रिवॉल्व करने के लिए टेम्परेचर रखेंगे वो 270 पर रखेंगे। 270 पर टेम्परेचर 270 पर, एयर 1 पर रखेंगे, और एक कॉर्नर से रिवॉल्व करते हुए धीरे धीरे मशीन को आगे बढ़ाएंगे और बॉल्स हमारी बनती हुई चली जाएंगी। अगर ऐसे अच्छे साफ़ हुई हैं तो सभी बॉल्स बनने के बाद नीचे अपने अपने प्रिंट पर बैठ जाएंगी। अगर कोई बॉल के नीचे कचरा रह गया है तो वो बॉल हो सकता है नीचे चिपके ना, तो उसके लिए आप इसमें पेस्ट लगाकर दोबारा हीट मार सकते हो, या तो उससे वो क्या होगा, कचरा ऊपर की तरफ आ जाएगा और बॉल नीचे जाके बैठ जाएगी। तो फ्रेंड्स, पीछे से हमारी आईसी रिवॉल्व हो गई है। अब बारी है आगे वाली साइड से आईसी को रिवॉल्व करने के लिए। आईसी को रिवॉल्व करने के टाइम जो हमारे सीज, दो बड़े सीज वाली जो साइड थी उसको नीचे रखेंगे। नीचे रखने से पहले पैड को साफ़ कर देना अच्छे से, नीचे कोई सोल्डर ना पड़ा हो, नहीं तो हमारी बॉल पीछे जो हमने बॉल बनाई है वो ख़राब हो जाएंगी। चाहें तो आप टिश्यू पेपर रख सकते हैं आईसी के नीचे, फिर ऊपर वाले एरिया को रिवॉल्व कर सकते हैं। ऊपर वाले आईसी को रिवॉल्व करने के लिए पेस्ट अच्छे से भरने के बाद उसको कपड़े से या ब्लेड से अच्छे से साफ़ कर दें, ताकि सभी बॉल में बराबर पेस्ट भरे, कोई बॉल मोटी पतली ना बने। तो इस तरीके से एक ही बार में हमारी आईसी रिवॉल्व हो जाती है। तो हमारी ये सभी बॉल्स बराबर बन गई हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। हम अब बारी है रैम को साफ़ करने की। रैम को रिवॉल्व करना सब बहुत ही आसान है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, लेकिन एक छोटा सा इसमें एक ट्रिक हमने यूज़ करनी है, वो मैं अभी बताऊंगा आपको। सबसे पहले डिसोल्डर वायर से सभी पॉइंट्स को अच्छे से क्लियर कर लिया, सभी पैड्स को, आईसी के पैड्स को अच्छे से क्लियर कर लिया है हमने। और अब इसमें भी वही ध्यान रखना है कि हमें जो छोटा सी है उसमें बॉल सारी परफेक्ट और बराबर बननी चाहिए। बड़े सी में बन जाती हैं ओके वैसे, पर उतना अगर छोटी बड़ी या कोई बॉल छूट भी जाती है तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, छोड़ सकते हैं आप। फिंगर के थ्रू भरना है, और साफ़ करने के बाद अब इसको भी हम ब्लेड से साफ़ करेंगे, ताकि सभी होल्स में पेस्ट बराबर भरी हो। किसी में एक्स्ट्रा हो तो ब्लेड से वो निकल आती है। एक कॉर्नर से हीट मारना शुरू करेंगे बॉल रिवॉल्व करने के लिए आईसी को, और इस आईसी को रिवॉल्व करने के बाद हमें 2 बार रिवॉल्व करना है इसको। एक बार हमने रिवॉल्व कर दिया, देख लीजिए आप, ये हमने एक बार रिवॉल्व कर लिया है आईसी को। अब हम क्या करेंगे, अब एक बार ब्लेड से सभी बॉल्स को काटेंगे। इसको हमें 2 बार रिवॉल्व करना है, ठीक है। अब इस बार हम क्या करेंगे, रिवॉल्व हो गई अच्छे से, देख रहे हैं आप, सभी बॉल्स के साइज़ बराबर दिख रहे हैं। लेकिन अब हम एक बार ब्लेड से इस सभी बॉल्स को काटेंगे, जो बड़ी छोटी हैं वो कट जाएंगी। तो हमारी बॉल्स तो सारी ओके रिपोर्ट कट बनी है, सारी परफेक्ट साइज़ की बनी है, जितनी सभी बराबर कट रही हैं ब्लेड से काटने पर। लेकिन बॉल का ये साइज़ अभी छोटा है, तो इसलिए हमें दोबारा सेकंड टाइम दोबारा एक बार कट करने के बाद दोबारा अब हम इसको पेस्ट से भरेंगे, आईसी रिवॉल्व करने वाली पेस्ट से भरेंगे। और फिर अब इस पेस्ट को हम अच्छे से साफ़ कर लेंगे। इस पेस्ट को अच्छे से साफ़ कर लिया है, कपड़े से या फिर ब्लेड से साफ़ कर दिया, सारा एक्स्ट्रा पेस्ट बाहर आ गया। अब सेकंड टाइम हम हीट करेंगे तो आईसी 2 बार रिवॉल्व करने पर ये परफेक्ट इस फ़ोन में लगने के हिसाब से 2 बार रिवॉल्व करनी है, और ये परफेक्ट तरीके से हमारी आईसी रिवॉल्व हो गई है। ठीक है फ्रेंड्स, अब इन दोनों आईसी को अच्छे से धो लेना है फिर से, मतलब पेट्रोल में दोनों तरफ से अच्छे से धो लेना है, जो भी कचरा वचरा सब अच्छे से साफ़ कर लेना है। तो आईसी हमारी रिवॉल्व होगी, साइड कर देते हैं। अब बारी है आईसी को इंस्टॉल करने की। तो अब हमने लगा ली है फ्लक्स पेस्ट लगाने के बाद थोड़ी गर्म कर लेनी है, ताकि इसमें बबल ना बने आईसी बनाने के टाइम पर, आईसी इस पर सेट करने के टाइम पर। सीपीयू की डायरेक्शन देखकर हमने सीपीयू को सेट कर देना है। सीपीयू के नीचे आप छोटी सी आईसी देख रहे हैं, वो इसकी डिस्प्ले आईसी। कई बार सीपीयू लगाते समय उस पर या उतारते समय उस पर हीट पड़ जाती है, फ़ोन ऑन होने के बाद डिस्प्ले नहीं आती, तो उस आईसी को भी आपको उतार कर रिवॉल्व करके लगाना पड़ सकता है उस टाइम पर। सीपीयू हमने लगा दिया, जो 2 कैपेसिटर हमने हटाए थे सीपीयू उतारने के लिए, उनको भी वापस लगा दिया है। सीपीयू लगाने के लिए 350 टेम्परेचर रखना है, एयर फ्लो 2 या 3 पर आप रख सकते हैं। सीपीयू हमारी लग गई है। अब सीपीयू लगाने के बाद अब हम इसको पावर सप्लाई पर चेक करेंगे। स्टार्टिंग में हमने दिखाया था कि इस फ़ोन में प्रॉब्लम किस चीज़ में है, रैम में है कि सीपीयू में है। तो उस समय हमने देखा था कि जो मशीन जो हमारी एम्पेयर मीटर है, यानी कि पावर सप्लाई है, वो 130-40 पर स्टक हो जा रहा था, यानी कि उस समय रैम में दिक्कत मैंने बताई थी और सीपीयू ओके लगी हुई मानी जा रही थी। तो अब हमने रैम नहीं लगाई है, सिर्फ सीपीयू को रिवॉल्व करके लगाया है। तो ये उसी 130-40 के आसपास एम्पेयर पर अटकनी चाहिए, स्टक होनी चाहिए स्विचिंग के टाइम पर, यानी कि ऑन ऑफ स्विच दबाने पर 130-40 पर ये अटकना चाहिए, जिससे हमें कंफर्म हो जाएगा कि हमारी सीपीयू ओके लग गई है। अगर एम्पेयर ले रहा है 30-40 या बटन दबाने के बाद
600-700 जा रहा है तो इसका मतलब CPU नीचे शॉर्ट हो गई है, दोबारा उतार कर आपको रिवॉल्व करनी पड़ सकती है। लेकिन जिस तरह से हमने दिखाया कि किस हिसाब से रिवॉल्व करनी है, कभी आपकी CPU शॉर्ट नहीं होगी। बस लगाने का आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि ज़्यादा ही लेना। तो फ्रेंड्स, अब हमने इसको फ़ोन को कर दिया पावर सप्लाई पर कनेक्ट और ये हमने दबाया, 135 पर अटक गया है और हमने पावर छोड़ दी है। अब देख रहे हैं आप एम्पियर मीटर पर 135 पर एम्पियर मीटर अटका हुआ है, यानी कि इसका मतलब ये होता है कि हमारी CPU बिल्कुल परफेक्ट तरीके से लग गई है। ठीक है, तो ये हमारी CPU परफेक्ट तरीके से लग गई है। दोबारा हमने चेक करा दिया है ऑफ़ करके ऑन करके। तो अब इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, 135 पे अटका रहेगा, 135 या 40 या 42 एक इस तरह का एम्पियर लेकर वहाँ अटक गया, तो इसका मतलब हमारी CPU ओके लग गई है। अब बारी है रैम को लगाने की। तो ये सिर्फ हम CPU पर ही चेक करें, सिर्फ CPU लगाई है हमने, अभी तक रैम नहीं लगाई है। सिर्फ CPU पे हम को मदरबोर्ड में इंस्टॉल करने के बाद, री इंस्टॉल करने के बाद एम्पियर मीटर में हमने करंट चेक करा है, 135 पर अटक गया, स्टक हो गया। तो फ्रेंड्स, अब बारी है हमारी रैम को लगाने की। तो रैम को लगाने से पहले हम फ्लक्स पेस्ट को ऊपर वाले सभी बॉल्स पर अप्लाई करेंगे। तो ये हमने सभी बॉल्स पर लगा दिया है। अब रैम को बैठाएंगे, डायरेक्शन चेक करनी है, छोटा सी नीचे की तरफ आएगा और हीट हम रखेंगे 350, 60 रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 2 से 3 एयर रखेंगे आप, 2 पर रख लीजिए, 3 पर ज़्यादा तेज़ अगर एयर लगती है तो। और IC को लगभग 30 से 50 सेकंड के आसपास, 50 सेकंड के आसपास गर्म करके हल्का सा हिलाएंगे, ताकि बिल्कुल मामूली सा हिलाएंगे बाल बराबर, ताकि वो अपनी जगह पर सेट हो जाए। रैम हमारी लग गई है। अब हमें एम्पियर मीटर बताएगा कि हमारा फ़ोन ठीक हुआ है या नहीं। अब हम इस मदरबोर्ड को ठंडा करने के बाद एम्पियर मीटर पर कनेक्ट करके जैसे ही हम पावर बटन दबाएंगे, या तो फ़ोन आपका डायरेक्ट ऑन हो जाएगा, ठीक है। अगर ऑन नहीं होता है तो ये क्योंकि पावर सप्लाई पे कई फ़ोन ऑन नहीं होते, ऑन नहीं होता है तो पावर सप्लाई का जो एम्पियर मीटर है वो अब जाएगा 150-60 के आसपास। अगर हमारी CPU के ऊपर रैम से लग गई है तो 150-60 के आसपास एम्पियर मीटर जाएगा, और जैसे ही हम ऑन ऑफ स्विच छोड़ेंगे तो वापस 0 हो जाएगा। तो ये गया है 150-60, 65 तक, 66 तक गया था 100, और ऑन ऑफ स्विच छोड़ते 0 आ गया। ये हमने छोड़ा, 0 हो गया। तो इससे हमें कंफर्म हो गया है कि 100% हमारा फ़ोन इस समय ऑन हो चुका है। तो अब हम फ़ोन मशीन पे ऑन नहीं हो रहा है, लेकिन अब बैटरी से ऑन करके देख रहे हैं, बैटरी से ऑन नहीं हुआ, बैटरी में करंट कम है, डिस्चार्ज है बैटरी। तो एक बार चेक कर लेते हैं मीटर से कि बैटरी कितनी चार्ज है। किसी भी एंड्रॉयड फ़ोन को ऑन करने के लिए बैटरी में कम से कम 375 वोल्टेज होनी चाहिए, और इसमें कितनी है, इसमें है लगभग 326 वो है, 50 पॉइंट वोल्ट कम है इसमें। तो अब हम चार्ज पर लगाएंगे फ़ोन को। इतनी करंट में फ़ोन ऑन तो नहीं होता, लेकिन चार्जिंग शो करने लगता है। तो ये हमने चार्ज पर कनेक्ट कर दिया है और चार्जिंग का लोगो आ गया है, चार्जिंग शो होने लगी है, फ़ोन हमारा ओके हो गया है। जो इसमें प्रॉब्लम थी CPU की, रैम की प्रॉब्लम थी, और CPU और रैम को हमने उतार के रिवॉल्व करके दोबारा अच्छे से लगा दिया है और फ़ोन हमारा ऑन हो गया है। अब बारी है देखने की। कई बार क्या होता है, CPU लगाने के बाद जब हम फ़ोन को ऑन करते हैं तो थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लेता है फ़ोन ऑन होने में, तो इसलिए थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करके हम देख रहे हैं। आगे बढ़ गया है, सेकंड लोगो पर आ गया है, सेकंड लोगो पर आ गया, फ़ोन आगे बढ़ गया है, ऑन हो गया फ्रेंड्स फ़ोन हमारा। एक बार टच वगैरह चला के देख लेते हैं। टच नहीं चल रही है, शायद कोई पता ठीक से नहीं लगा था। फ़ोन को ऑफ़ करके दोबारा ऑन कर दिया हमने। फर्स्ट लोगो आ गया है। जिस तरीके से हमने CPU को लगाया है, फ़ोन 100% ठीक होता ही होता है। सेकंड लोगो, फ़ोन चालू हो गया फ्रेंड, टच भी काम कर रही है। फ्रेंड, वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को